मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर आर के डबास आज नया एक अध्याय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उस अध्याय में है संधि। मैं 3 शब्द लिखता हूँ मित्रों, पहले आप उनको देखिए, पढ़िए। पहला शब्द मैंने लिखा राम। उच्चारण के बाद मेरे होठ खुले नहीं, बंद ही रहे, राम। दूसरा शब्द मैंने लिखा राम, यानी होठ खुले, म के बाद अ की ध्वनि हमें सुनाई दी, राम राम। और तीसरा मैंने शब्द लिखा राम, यानी विसर्ग लगाए, विसर्ग। एक तरह से अघोष ह। इसमें अंत में व्यंजन है, इसके अंत में स्वर है और इसके अंत में विसर्ग है। जाहिर है कि विसर्ग की चर्चा विसर्ग संधि में होगी और व्यंजन जिसके अंत में है उसकी चर्चा व्यंजन संधि में होगी। ये स्वर है, इसकी चर्चा स्वर संधि में होगी। तुम इस बात का ध्यान रखें कि इसके और इसके अंतर को जरूर पहचान लें। यदि ये हल चिन्ह लगा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम वर्ण व्यंजन है। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, इसे कई जगह हल संधि लिखा मिलेगा। हल के माने व्यंजन। कई जगह अचसंधि, स्वर संधि को अचसंधि कहते हैं, अच के माने स्वर। बस इन दोनों बातों पर ध्यान दे लें। जो विसर्ग है, हम ये देखते हैं कि हिंदी में विसर्ग अंत में जिसके हों ऐसे शब्द ही नहीं हैं। 3-4 शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और वे भी प्राय है अव्यय। जैसे प्रातः, ये संस्कृत से आया, अव्यय शब्द हो गया है। नमः, ये भी संस्कृत से आया और अव्यय शब्द है। क्रमशः, ये भी संस्कृत से आया और ये भी अव्यय है। इसी तरह से पुनः, बस ये 3-4 हो सकता है, इक्का दुक्का और होगा। केवल इन शब्दों का प्रयोग और ये शब्द में जो कहता हूँ ले लिए। इसलिए विसर्ग संधि की चर्चा हिंदी में प्राय नहीं होती। आप भी देखेंगे कि यदि ऊंची परीक्षाएं हैं, उनकी बात छोड़ दें तो हमारे पूरे भारत के जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं उनमें स्वर संधि और कुछ व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो आज हम पहले स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। इस पर नहीं, यानी हल जिसके अंत में है उसको भी छोड़ रहे हैं और विसर्ग जिसके अंत में है उसको भी हम छोड़ रहे हैं। अब एक बात हम बखूबी जानते हैं कि ये अ है, इसका दीर्घ रूप ये है बड़ा, ये ई है, दीर्घ ई ये है, ऊ है, दीर्घ ऊ ये है, री भी है जिसका बड़ा हिंदी में बहुत कम प्रयुक्त होता है, लेकिन ये मात्रा लगा, एक और लगा दी, ये दीर्घ हुई। यानी हमारे पास दीर्घ वर्ण ये है और इस संधि को भी दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर के ये एक हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और भी है कि आ की ये मात्रा है, ये शब्द बनेगा तो इससे बनेगा। ई की मात्रा ये है, इससे बनेगा। ऊ ये है, इससे बनेगा। और री का जैसे मैंने कहा बहुत कम उदाहरण हैं, उस उदाहरणों हम देखेंगे, वरना तो जो मैंने री लिखा ये इतना सा एक और जुड़ जाएगा, ये री हो जाएगा। यानी हमें संधि में ये मात्राएं दिखाई देती हैं। अब एक एक को हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जहाँ 2 समान स्वर होंगे, मैं जो समान बोल रहा हूँ उसको समझ लें। ये अ और आ, ये दोनों समान हैं। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है।
दोनों जब आएंगे, मिलेंगे, गले मिलेंगे तो एक हो जाएंगे। तो ये आ चाहे ये इधर हो या इधर हो, अ इधर हो या इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द अर्थवान होना चाहिए। इसकी मैं चर्चा करूंगा बाद में, पहले इसको एक बार देख लें। तो इस संधि में अ और अ होंगे तो भी आ हो जाएगा, ये यानी ये हो जाएगा। अगर आ और आ होंगे, भाई बारिश समुद्र में हो जाएगी तो समुद्र पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आ एक तरह का समुद्र है तो भी ये हो जाएगा। यदि यहाँ अ होगा और यहाँ आ होगा तो भी आ हो जाएगा, इसकी भी मात्रा ये होगी। और यहाँ आ होगा, यहाँ अ होगा तो भी आ होगा, मात्रा ये हो जाएगी। यानी कहीं भी हो, ये अ इधर हो या इधर हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों भाई आपस में मिले और एक दूसरे के साथ वो क्या कहते हैं, जफ्फी पाना, ये जफ्फी पा बैठते हैं और एक हो जाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। देखो, हमने एक शब्द लिखा मत, दो अर्थ मत के। एक तो मेरी राय, मैं अपने मत का प्रयोग करूंगा, और एक मत निषेधात्मक है, तुम वहां मत जाओ। हम इसकी बात कर रहे हैं, मत। और फिर मैं लिखा अधिकार, अधिकार। तो इस त में अ है और आगे भी अ है, तो दोनों मिलकर के मताधिकार, मताधिकार, मेरा मताधिकार है, मैं मत देने का हक रखता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर मैंने इस मत को लिख दिया ऐसा गलती से और आगे लिख दिया अधिकार, तो ये तय तो दय बन जाएगा, मदाधिकार हो जाएगा। ये स्वर संधि का विषय ही नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इस तय को हल चिन्ह नहीं लगाना है। त में कोई न कोई स्वर, और यहाँ ऐसे संदर्भ में अ वो होना ही होना चाहिए, मताधिकार। हमने देखा कि यहाँ भी अ था और यहाँ भी मत की तय में अ है, अधिकार का अ है, दोनों मिलकर के आ हो गई। हम आ और आ का उदाहरण देखें। ये आ है, जैसे मैंने लिखा विद्या, ये आ है। और फिर दूसरा भी आ है, मैंने लिखा आलय, हम रोज प्रयोग करते हैं। ये आ और ये आ दोनों मिलकर के आ ही बन जाएगा और शब्द में बनेगा विद्यालय, विद्यालय। हमने पहला देखा कि अ और अ मिले हैं, दूसरे में देखा आ और आ मिले हैं। अब इनकी बिल्कुल उल्टी स्थिति देखिए कि हमने पहले में लगाया आ, मैंने लिखा यथा, और दूसरे में लिखा अ, अर्थ। आ और अ ये दोनों मिलकर के ये बनेंगे यथार्थ। इसका भी ये आ हो जाएगा, यथार्थ। और अब एक और वो देख लें कि पहले अ फिर बाद, मैंने लिखा है ज न, और उसके बाद मैंने लिखा आदेश। न में अ है, ये आ है, दोनों को मिलकर के आ ही बन जाएगा जनादेश, जनादेश। इस तरह से ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण हुआ, समान स्वर का अ और आ का। यही नियम, इसमें एक बात, ये तो हुआ नियम कि अ और अ मिलकर के समान हो जाएंगे, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने लिखा यथा और आगे लिखा मैंने अर्थ, ये लिखा मैंने, यथार्थ बना दिया इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ हमेशा,
तो इसमें भी है जैसे इसमें है, और इसके आगे भी मैं अर्थ लिख दूं तो इन दोनों में संधि नहीं होगी, क्योंकि संधि होगी समान वर्णों में ही नहीं, वो शब्द भी उसी भाषा के हों। ये हमेशा संस्कृत का शब्द नहीं है। तो जो तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, अन्य भाषा से आए हुए शब्द हैं, उनके साथ इसकी संगति नहीं बैठेगी। दो शर्तें हैं, एक तो अर्थवान होना चाहिए शब्द। मैं यदि चाहता, हमने लिखा ना विद्यालय, अगर मैं ये लिख देता विद्य और फिर आलय, ऐसा मैं लिखता, तो नियम के अनुसार संधि तो यहाँ भी इसमें अ है और ये आ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मताधिकार में लिखा था हमने। लेकिन यहाँ क्या है कि विद्या कोई शब्द नहीं होता, उसका अर्थ नहीं है, और है तो सामान्य शब्द नहीं है, होगा कभी हम जानते भी नहीं। इसमें भी हम ये मानते हैं कि चूक हो रही है, शब्द विद्या है तो सार्थक शब्द आना चाहिए, समान वर्ण की शर्त होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा का या तद्भव शब्द नहीं होना चाहिए, यानी नियम के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। अगर इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो शायद दीर्घ संधि के आकार वाली को हम ठीक तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, समझेंगे, उल्लेख कर सकेंगे, उसका प्रयोग करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगली ई का इसके बाद